बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक अजीब किस्म की अफवाहों का बाजार गर्म है। यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI यानी एक ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके दरमियान ऐसा तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इन तमाम के दरमियान एक घमसान की जंग चल रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ आस्तीनें चढ़ा ली हैं। इसके पीछे के अवामिल क्या हैं या इसके पीछे के जो मामलात हैं वो क्या है, इन पर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। और बात करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान, जिसको 9 या 10 तारीख को पाकिस्तान का विजिट करना था चंद घंटों के लिए, उन्होंने वो विजिट क्यों कैंसिल कर दिया तमाम तर मिन्थों और तरलों के बावजूद। और आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान जो एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि जैसे दोनों बाप बेटा दस्त गिरेबां हैं। इसकी भी हकीकत क्या है वो भी हम आपके सामने पेश करेंगे और हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने एक बेहतरीन किस्म का ट्वीट किया है जो बहुत सारी हक़ाइक़ से पर्दा उठाता है। नाज़रीन, अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा और प्ले ऑल के बटन को भी पुश कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम व्लॉग्स बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। नाज़रीन, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है उसके कई अवामिल हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम ज़्यादा तक़वियत देते हैं या जिस चीज़ को हम ज़्यादा अहम समझते हैं वो है इस्टेब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत, यानी आइन से मावरा होकर इक़दाम करना और आइन को पसे पुश्त डाल देना और आइन का होना और ना होना यानी एक बराबर कर देना और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को अपने यूं समझ लें कि अपने जूतों तले रख देना। ये हकीकतें वो हैं जो बहुत ज़्यादा भयानक और ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जो मुदाखलत है उस मुदाखलत का नतीजा आपके सामने है। जिस तरह कुछ दिन पहले आपने खुद ही देखा होगा कि एक बात चल रही थी कि बिजली चोरी के हवाले से, लेकिन बिजली चोरी के जो असल मामलात हैं वो क्या हैं वो आप सब जानते हैं, क्योंकि जब से इसमें अपना वापडा का जो चेयरमैन है उसको एक लेफ्टिनेंट जनरल को लगा लिया और उसने अपना एक फ्रंटमैन यानी कानून की धज्जियां उड़ा दी। यानी जो भी कवायद और ज़वाबित थे अपॉइंटमेंट के या किसी को भी वापडा में मुलाजमत देने के, उसको तहस नहस कर दिया गया और उसके खिलाफ FIA में इस वक्त एक शिकायत मौजूद है। लेकिन FIA को ये कहा जा रहा है कि आप इंक्वायरी रोक दें, क्योंकि हमारा अपना एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, इसलिए आप फिलहाल चुप रहें और हमें अपना इंटरनली जो है वो इस चीज को इंट्रोगेट करने दें। शर्म की बात है, जिस इदारे में हाथ डालो अरबों की करप्शन है और फिर बात करो तो कहते हैं कि हमारा अपना इंटरनल जो है वो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। कहाँ है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम? यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, लेकिन कहाँ है? ये कौन नहीं जानता कि पाकिस्तान की अशराफिया यानी जजेस और जर्नल्स और सिविल ब्यूरोक्रेट्स पर सालाना 4250 अरब रुपए कौमी खजाने से खर्च होते हैं। ये कितनी अफसोस की और शर्म की बात है। वफाक का जो इलाका है यानी इस्लामाबाद, सिर्फ इस्लामाबाद का जो तरक्याती बजट है जो 14 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, उसका तरक्याती बजट 950 अरब रुपए हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हो सकता है? जिस मुल्क की सूरत ये हो कि बिजली पर यानी वापडा पर 2500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हो और गैस के सुई गैस और नादरन गैस पर 1500 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा हो और फिर भी हम बात करते हैं कि जी हम वो। और ये इसकी वजूहत क्या है? टैक्स चोरी। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पास्को 100 अरब रुपए का मकरूज हो गया है। रियल एस्टेट 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं। सिगरेट इंडस्ट्री 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी करते हैं सालाना। चाय की पत्ती की सनत के जो ताजिर हैं वो 45 अरब रुपए की टैक्स चोरी करते हैं सालाना।
ادویات بنانے والی یعنی فارماسیوٹیکل کمپنیز جو ہیں وہ 65 ارب روپے کا ٹیکس چوری کرتے ہیں سالانہ، اور ٹائر اور آئل سیکٹر میں 1106 ارب روپے ٹیکس چوری ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس ملک کی حالت یہ ہو اس پر ہم کہاں تک رونا روئیں۔ پھر یہ جو جتنا بھی معاملات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں جمہوریت کو پنپنے دیتی، چلنے دیتی، تو جمہوریت کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے۔ جب کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے یا یہاں تک کہ کونسلر جب ووٹ لینے جاتا ہے تو پھر وہاں پر عوام ان کا احتساب کرتے ہیں بذریعہ ووٹ۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں ایک جاگیرداری نظام ہے، ایک وڈیرا سسٹم ہے، یہاں پہ چودھری اور سردار اور خان اور وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس حوالے سے ووٹ تقسیم ہوتا ہے، لیکن حقیقتیں کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی جب اسٹیبلشمنٹ نے مداخلت کی ہے پاکستان کو نقصان ہی ہوا ہے، چاہے جنرل ایوب ہو چاہے جنرل یایا ہو، انہوں نے پاکستان توڑا۔ اس وقت پاکستان کی بقا خطرے میں ہے، پاکستان کا وجود خطرے میں ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ پھر وہی اپنی اسی روایت پہ چل رہی ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو آپ کو جو کرنا ہے وہ تو آپ نہیں کر رہے۔ بارڈر پہ اربوں خربوں ڈالر اسمگل ہو کے افغانستان چلے گئے، وہاں تو آپ نے اتنے سالوں تک کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے جرنیلز نے اس پر اربوں روپے کے بھتے وصول کیے۔ خیر، اس بات پر آئیں گے تو بات بہت دور چلی جائے گی۔ تو اس وقت ملک کی جو معیشت ہے وہ ڈگمگا رہی ہے۔ آپ نے لاہور میں اور کراچی میں صنعت کاروں سے ملاقات کی، میں نے آپ کو بتا دیا صنعت کاروں کے کرتوت، یہ سب سے بڑی مافیا، سب سے بڑے ٹیکس چور ہیں۔ کیا آپ نے ان کو باقاعدہ ڈنڈا دکھا کر، تیل لگا ہوا ڈنڈا دکھا کر کے کہا کہ بھائی آپ اس ٹیکس نیٹ میں آ جائیں؟ کیوں نہیں آتے؟ جو بھی جو ہے وہ کمرشل بجلی کا میٹر اپلائی کرتا ہے تو اس کو ٹیکس نیٹ میں فوری طور پر کیوں نہیں لیا جاتا؟ خیر، پاک فوج زندہ باد، آپ کی مرضی ہے، آپ جو چاہیں کریں، لیکن آپ جو لوگوں کو خواب دکھا رہے تھے کہ اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، محمد بن سلمان آ رہے ہیں اور G20 کا جو اجلاس ہو رہا ہے بھارت میں، اس میں شرکت سے پہلے شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان آئیں گے اور بڑے بڑے معاہدوں پر دستخط ہوں گی، اور پھر پاور سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، ریکارڈنگ سیکٹر میں، لیکن ہوا تو کچھ نہیں۔ محمد بن سلمان پاکستان نہیں آئے، وہ G20 کے ایک اجلاس میں شرکت کے لیے براہ راست بھارت پہنچے اور بھارت میں ان کا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کی وجوہات ہیں، یہاں پاکستان کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کوئی منتخب حکومت ہے؟ نہیں ہے۔ وہ کس غیر منتخب حکومت سے، یعنی کہ نگران وزیر اعظم سے ملنا پسند کریں گے شہزادہ محمد بن سلمان؟ قطعاً نہیں۔ صرف ایک آرمی چیف سے ملنے کے لیے وہ آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ تو وہ وہاں چلے گئے۔ اب اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ کے معاہدے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جو سب سے بڑی بات ہے، جو سی پیک ٹائپ ایک منصوبہ شروع کیا جا رہا ہے، یعنی یورپ سے انڈیا تک ایک ریلوے ٹریک بچھانا، اور پھر یعنی انفراسٹرکچر کی ایسی شروعات کہ مطلب یورپ سے بھارت تک، سعودی عرب تک بیچ میں جتنے ممالک آتے ہیں ان کو آپس میں جوڑنے کا معاہدہ ہے، اور اس میں سب آن لائن ہے، سب ایک ساتھ مل چکے ہیں، اور پاکستان تنہا رہ گیا ہے۔ اس وقت ہمیں جو سوچنا ہے وہ یہ سوچنا ہے کہ ہم اس بحرانی صورتحال سے کیسے نکلیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے اخراجات کم کرے، اپنے دفاعی اخراجات کم کرے، کیونکہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی 50 سے زائد ان کی جو مختلف جو معاملات پر انویسٹمنٹ ہے، وہاں سے ان کو جتنا منافع حاصل ہو رہا ہے وہ منافع اتنا ہے کہ ان کو پاکستان حکومت سے بجٹ لینا ہی نہیں چاہیے۔ اس پر وہ اعداد و شمار میں آپ کو بعد میں کروں گا، لیکن اس وقت ایک اور تاثر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اندرونی طور پر شدید اختلافات کا شکار ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ابھی ایک نون لیگ کا یوٹیوبر ہے، نام میرے ذہن پہ نہیں آ رہا، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی باپ بیٹے میں ہاتھا پائی ہو گئی۔
10 تو गिरेबां हो गए, यार कुछ खुदा का खौफ करो। आसिफ जरदारी बड़ा खिलाड़ी है और बिलावल भुट्टो उसका बेटा है। वो अलग मसला है कि उसने जो कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, और वो पुराना पाकिस्तान हम सबके गले में पड़ा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बाद फिर जो आसिफ अली जरदारी ने स्टेटमेंट दिया, यानी उसको इंडोर्स कर दिया, उस पर मोहर सख्त कर दी थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा पहुंचना, सजावल पहुंचना, और वहां छोटे छोटे गांव देहातों में उनका आलीशान इस्तकबाल, और फिर हैदराबाद में जिस तरह का उनका इस्तकबाल हुआ, वो अपने आप में एक मिसाल है। और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से जहां जहां इस्तकबाल हुए हैं उनकी वीडियोज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो आखिर आसिफ जरदारी ने ऐसा क्या कहा था? पहले हम आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐसा क्या कहा था। यानी साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पीपीपी 14 मई को पंजाब में इलेक्शन के लिए भी तैयार थी। ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से किया जाए, यानी PMLN से किया जाए। हमारा मुतालबा है कि इलेक्शन जल्द से जल्द आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने साबित कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। उनका कहना था कि जी इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करना चाहिए और देखना चाहिए कि मुल्क में दोगली पॉलिसी क्यों चल रही है। इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती फंड्स रोकने के गैर आईनी काम किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूं कि तरक्याती कामों पर आयद पाबंदियां खत्म की जाएं। और उन्होंने मजीद कहा कि जिन्हें मुसल्लत किया गया, उन्होंने 9 मई को GHQ पर हमला किया, जो कठपुतलियां बनाते हैं उन्हें भी इल्म हो गया कि मजीद तजर्बे नहीं चल सकते। जो कहता था कि सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पर तजर्बे करना छोड़ दें। ये वही बात जो मैं आपसे कह रहा था कि पाकिस्तान को तजर्बागाह मत बनाए, पहले पाकिस्तान 2 लख्त हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम को अपने फैसले करने दिए जाएं। अवाम अगर नवाज शरीफ को जितवाते हैं तो हम सबको कबूल करना चाहिए। अवाम अगर पीपुल्स पार्टी के हक में फैसला करें या अगर PTI को चुने तो हमें कबूल करना पड़ेगा। तो ये था बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट, जो इस्टेब्लिशमेंट को और इन सबको नागवार गुजरा। अब उस पर आसिफ अली जरदारी ने गुज़िश्ता रोज क्या कहा? आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करता हूं, और उन्होंने कहा कि जो है वो इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएगा और मर्दमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम अराकीन पर हमें पूरा एतमाद है। साबिक सदर ने निगरान हुकूमत और SIFC के मंसूबों को जल्द मुकम्मल करे और मंसूबे मुकम्मल करके मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क इस वक्त मुआशी बहरान से गुजर रहा है। हम सबको सियासत की बजाय मईशत की फिक्र पहले करनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये मुतालबा क्या मतलब मावराए आइन किया है इन्होंने ये कहा है कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, इन्होंने ये कहा है कि आइन को सस्पेंड कर दिया जाए, इन्होंने ये कहा है कि जो है वो जितना भी सिस्टम है वो सारा, यानी मैंने कहा ना कि इस्टेब्लिशमेंट की हमेशा ये कोशिश होती है कि पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स करो, पॉलिटिकल सिस्टम को डैमेज करो, पॉलिटिकल पार्टीज की क़यादत को अपने जूते तले रखो। बहरहाल जो भी सूरत हाल है इस वक्त, जो भी चीजें या जो मामला पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अगर हम उसका बगौर जायजा लें तो सूरत हाल बहुत कशीदा है। मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि मुनसिफ्स वर्क फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट्स आर डिवाइड द एंटायर इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सनल गेन। सच इनजस्टिस वाज नॉट टॉलरेटेड इन रिलेशनशिप। 23 करोड़ पीपल वर ट्रीटेड विद इनजस्टिस हेयर। बंदियाल जवाब दो। बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जाने के दिन आ चुके,
दिन पहुंच चुके और इस वक्त जो सूरत हाल बनने जा रही है वो कोई अच्छी नहीं है। इस वक्त इमरान खान ने, आपको पता होगा कि जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो आर्मी एक्ट में तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है 184(3) के तहत, और अदालत से इस्तदा की है कि इनको कलअदम करार दिया जाए। और उन्होंने सदर को पार्टी बनाया है और सदर पहले से ही पार्टी है और पहले से ही वो जो लेटर लिख चुके हैं और वो जो ट्वीट कर चुके हैं कि मैंने इन दोनों बिलों पर दस्तखत नहीं किए और मेरे स्टाफ ने चीटिंग की। तो बहरहाल ये मामला अपनी जगह पर है। और दूसरी तरफ हुकूमत ने नजरसानी की दरख्वास्त दाखिल कर दी है रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर एक्ट 2023 पर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया था। अभी तो सब्र करें, अभी जाते जाते जो ऑडियो कमीशन के मामले से कोई बहुत बड़ा फैसला आएगा, इसको भी कलअदम करार दे देंगे ऑफिशियली और बाकायदा तौर पर। और बाकी जितने मामलात हैं उन पर भी जो है वो बड़े बड़े फैसले आने हैं जो मुल्क को मुआशी तौर पर बर्बाद कर देंगे। और सुप्रीम कोर्ट को इतना डिवाइड करके ये शख्स जाएगा और ये शख्स इतना डिवाइड करके जाएगा कि आप इसको समझ नहीं सकेंगे कि ये इस वक्त हो क्या रहा है। इस वक्त एक कोई फोन कॉल आ रही है, मैं बहुत माजरत खा हूँ कि कोई बार बार कॉल कर रहा है। तो बहरहाल जो है वो हम अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। कहने की बात यह है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट बाज ना आई और अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यूं ही पॉलिटिकल सिस्टम को कोलैप्स करती रही और अगर जो पॉलिटिकल अपना इस्टेब्लिशमेंट यूं ही सब कुछ अपनी मुट्ठी में लेकर PIA, स्टील मिल, नादरा, वापडा और तमाम बड़े इदारों में अपने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स को तैनात करती रहेगी तो फिर इदारे कभी सरवाइव नहीं करेंगे। ये मुल्क डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत बना है। इस मुल्क को जमहूरी तरीके से आइन के मुताबिक चलने दिया जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल जाते जाते मैं इतना कहूंगा कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी सेम पेज पर हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम जो उन्होंने शुरू की है या जो राब्ता मुहिम शुरू की है वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के लिए इस वक्त बहुत जरूरी थी। तो इसी के साथ ही नाजरीन अपने मेजबान नवाज भुट्टो को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।